अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नित नए प्रयोग हो रहे हैं। प्रयोग किसका? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। 2024 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अलायंस का जोर उतना ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की एकता और भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। इस बारे में आज हम खुली परिचर्चा को आमंत्रित करते हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नित नए बड़े प्रयोग हो रहे हैं और ये प्रयोग कोई छोटे मोटे नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से कुछ बड़े प्रयोग यूपी में होने जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट राजनीतिक बयान आया है। ये बयान उनका पिछले दिनों आया, जिसमें काफ़ी चौंकाने वाली बात कही गई। जो लोग ये कहते हैं कि विपक्ष में उत्तर प्रदेश में एकता नहीं हो सकती, तो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने अपोजिशन को जोड़ने के लिए एक फार्मूला दिया है। अखिलेश यादव का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां या देश के दूसरे हिस्सों में जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हरा रही हों, बाकी दलों को विपक्ष के उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबिल है, उससे लड़ रही है और उसे चुनौती भी प्रस्तुत कर रही है। लिहाजा बाकी दलों को भी समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए। जो बीजेपी को हराए वो हमारे साथ आए। तो साथ आने का फार्मूला क्या है? लेकिन इस फार्मूले में बहनों भाइयों एक बहुत बड़ा पेच है। उस पेच का नाम है बहुजन समाज पार्टी। 12.5% वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी का लास्ट असेंबली इलेक्शन में रिकॉर्ड हुआ है। यानी इस पार्टी के पास पिछले डायरेक्ट इलेक्शन में 12.5% वोट शेयर है। 12.5% वोट शेयर कोई मामूली नहीं होता। किसी भी पार्टी का खेल बना सकता है और किसी भी पार्टी का बिगाड़ सकता है। अगर अखिलेश यादव ये ओपन ऑफर दे रहे हैं, ये प्रस्ताव दे रहे हैं, तो इस प्रस्ताव के दो अभी तक कोई उनके पास ठोस सॉल्यूशन नहीं है और ना उस प्रस्ताव का कोई जवाब आया है। दूसरा स्टेक होल्डर उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के हैं कांग्रेस। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होगी, सोशलिस्ट अलायंस का पार्ट बनेगी नहीं बनेगी, या फिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2009 की तरह अकेले चुनाव मैदान में जाएगी। और अगर अकेले जाती है तो इस विपक्षी एकता का क्या होगा? यह अलग बात है कि लास्ट असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के पास सिर्फ 2% का वोट शेयर था, 2%। लेकिन बहनों भाइयों, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर अपोजिशन का जो वोटिंग पैटर्न है या सत्ता पक्ष के भी समर्थकों का जो भी वोटिंग पैटर्न है, वो चुनाव दर चुनाव बदलता है। असेंबली सेगमेंट में जो वोटिंग पैटर्न मतदाताओं का है, कोई ज़रूरी नहीं कि पार्लियामेंट सेगमेंट में भी वोटर्स का वही पैटर्न हो या वही बिहेवियर हो। लखनऊ की लड़ाई और दिल्ली की लड़ाई दोनों बिल्कुल अलग तरह से उत्तर प्रदेश में लड़ी जाती है और यही उत्तर प्रदेश की राजनीति की और यहाँ के मतदाताओं की ताकत है। तो दिल्ली की गद्दी को ताकत कहाँ से मिलेगी? उत्तर प्रदेश से मिलेगी। क्यों? 80 सीटें हैं। साउथ और दूसरे राज्यों में जब बीजेपी की हार हो रही हो, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी जोखिम लेना उसके बस की बात नहीं। उत्तर प्रदेश में जीरो एरर पर बीजेपी काम करना चाहती है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता अगर कहीं से मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश से होगा। तो अगर विपक्ष में एकता बनती है, आप कल्पना करें कि उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट अलायंस के साथ बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस दोनों जुड़ जाते हैं, तो एक बड़ा अम्ब्रेला तैयार होगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण अलायंस से ओम प्रकाश राजभर का छिटक कर बीजेपी के पास जाना लगभग तय है, सुनिश्चित है आज की डेट तक। वरना ओम प्रकाश राजभर एक महीने बाद क्या स्टैंड ले, अलग बात है। पर अभी ऐसा प्रतीत होता है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। 6 विधायक, करीब 3% 2.5% का वोट शेयर कंप्लीट में। वरना अगर एक क्षेत्र विशेष में जाएं तो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक फैक्टर है वो, और उनकी कम्युनिटी का मतदाता उनके साथ खड़ा हुआ है। वैसे ही मायावती का कम्युनिटी वोटर है जो मायावती के साथ खड़ा है। कोई लाख परसेप्शन बना ले, कोई लाख बातें कह ले, पर एक वर्ग विशेष है जो बटन हाथी पर ही दबाता है। इसलिए मायावती की एक रेलिवेंसी उत्तर प्रदेश की अपोजिशन की राजनीति में है।
लेकिन मायावती को बाकी विपक्ष पूछ नहीं रहा है। कैसे? 23 तारीख को पटना में महारैली है, संपूर्ण विपक्ष इकट्ठा होगा, पर बहन जी को कोई इनविटेशन नहीं है। उनके बारे में परसेप्शन अपोजिशन ने क्या बनाया, बीजेपी की साथी हैं, पर क्या वाकई में ऐसा है? पॉस्चरिंग से ऐसा कई बार उन्होंने महसूस कराया, कई बार अपने बयानों से भी महसूस कराया। कैसे? उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य समाजवादी पार्टी को रोकना और हराना है, तो फिर फायदा किसको हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को, बिटवीन द लाइन्स। लेकिन क्या अखिलेश यादव की इस प्रस्ताव पर विपक्ष कान देगा? दो बड़े दलों का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बयान को आए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। अब देखना होगा कि 23 जून की जो रैली है उसमें कंक्लूजन क्या निकलता है। उस रैली से बहनों भाइयों उत्तर प्रदेश की राजनीति के कई बड़े संकेत भी निकलने वाले हैं कि माइनस बीएसपी यूपी में कोई बड़ा अलायंस आकार लेगा या फिर बीएसपी को भी इसमें एंट्री कराया जाएगा। तो अगर बीएसपी की इसमें एंट्री होगी तो एजेंसीज की भी एंट्री इसमें होगी। इस बात को भी उत्तर प्रदेश के अपोजिशन को समझ लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। इस शताब्दी की ये सबसे बड़ी जोक है, दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी। उनको समझ में नहीं आता है कि वो लफाजी जो हवा में एक डायलॉग उछाल देते हैं उससे उनकी खुद का अपमान, उनकी गरिमा कितनी गिरती है। इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो 80 सीटों को हरा दे। इसके लिए जो है ना, कुछ लोग जन्म भी ले लें दोबारा तो भी नहीं हरा पाएंगे। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अनिला सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, आसिम वकार एमआईएम से हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिला सिंह, आज आप बड़ी चिंतित दिख रही हैं, विपक्ष एक बड़ा अलायंस तैयार कर रहा है, आपके चेहरे पर कुछ मायूसी दिख रही है। बिल्कुल नहीं, मेरी सबको राम राम। और इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है हमने देखा है कि हर चुनाव से पहले होती है। 2018 कर्नाटका का चुनाव, जब कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह था, वहां पर भी हमने देखा था ना, मंच पर ये सारे के सारे इकट्ठे हुए थे, हम साथ साथ हैं। और 2019 में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को हम चित कर देंगे, मोदी जी बिल्कुल हवा हवाई हो जाएंगे, नजर भी नहीं आएंगे। और फिर क्या हुआ? हम थंपिंग मेजोरिटी से जीत कर आए। बहुत हवाला दिया, देखो मध्य प्रदेश में हार गए, छत्तीसगढ़ में हार गए, कर्नाटका में हार गए, इनका नामो निशान नहीं है, इनका तो मैजिक जो है बिल्कुल फीका पड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है, एनडीए कुछ नहीं है, मोदी कुछ नहीं है, योगी कुछ नहीं है, दुनिया भर की बातें करी थी। और अगर मैं भी अपने सामने स्टैटिस्टिक्स खोलकर बैठी हूँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पर ही बात करना बिल्कुल ठीक रहता है, हवा हवाई बात करने से कोई फायदा नहीं होता है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक दल के मुखिया हैं, पर बातें किस प्रकार की करते हैं? लगता है कि कुंभकर्ण की नींद से एकदम से उठते हैं, एक बयान देते हैं और फिर गायब या सो जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि एनडीए का मुकाबला जो है पीडीए करेगी। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, किस गारंटी के साथ ये कह रहे हैं? क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जितने पिछड़े हैं क्या आपके साथ हैं, या केवल एक जाति विशेष आपके साथ लॉयल्टी दिखाती है, वो भी 100% लॉयल्टी उसकी आपके राजनीतिक दल के साथ नहीं है? दलित कितने जुड़े हुए हैं आपके साथ? क्या फिर महजी के साथ किसी प्रकार के गठबंधन का इरादा रखते हैं? मायावती जी तो स्टेटमेंट दे रही हैं कि बिल्कुल भूलकर भी कभी भी अखिलेश यादव जी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी। और अल्पसंख्यक, मैं तो सुन रही हूँ आप बेहद डरे हुए हैं। दुनिया भर के आपने अपीजमेंट पॉलिटिक्स यानी तुष्टिकरण की राजनीति करने के बहुत सारे हथकंडे अपनाए, पर इस बार मैं सुन रही हूँ कि कुछ जो हवा में जो सरगर्मी है वो ये है कि अल्पसंख्यक आपके हाथ से निकल रहे हैं। तो किस पीडीए के बारे में बात कर रहे हैं साहब? लास्ट असेंबली इलेक्शन का एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखता हूं कि आपके अलायंस के पास, एनडीए के अलायंस के पास लास्ट असेंबली इलेक्शन में तकरीबन 46% का वोट शेयर था, यानी 54% आपके खिलाफ वोटिंग हुई थी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उन्हीं 54% को इकट्ठा करने की कोशिश है। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, आप बिल्कुल बात कर रहे हैं और आप बात ठीक कर रहे हैं।
पर अभी की अगर मैं बात करती हूँ 2024 में जो पीडीए का गठबंधन लेकर ये आने का इच्छा रख रहे हैं, मैं तो पूछ रही हूँ ना, सुनील जी आपके पैनल पर है, बहुत ही संजीदगी से बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आप इनसे पूछिएगा फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला मुझे भी तो समझा दें। कांग्रेस तो कहती है कि इस बार तो अल्पसंख्यक ने मन बना लिया है करने के बजाय कि आपको हम जो अपने है अचीवमेंट पे फोकस हमारे करना साथ चाहिए, रहेंगे। आपको बताना चाहिए कि हमारी ये उपलब्धियां हैं, जनता हमें इसलिए वोट करेगी, इनको बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन आपका फोकस ये है कि इनके यहाँ खराब क्या है, आपके यहाँ अच्छा क्या है। हमारे यहाँ क्या अच्छा है? अगर हमारे यहाँ अच्छा काम नहीं हो रहा होता साहब, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो डबल इंजन की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही होती तो 2014 में जो उत्तर प्रदेश ने साथ दिया तो 17 में नहीं देते और 19 में नहीं देते, 22 में नहीं देते। काम के दम पर ही तो दे रहे हैं। जो केवल और केवल सोशल इंजीनियरिंग कर कर चुनाव लड़ते हैं, लड़े हैं और जीते भी हैं चुनाव, ऐसे हमने उदाहरण एक नहीं अनेकों देखे हैं। परंतु जब कास्ट और रिलीजन लाइन से ऊपर यानी जाति और धर्म के ऊपर उठकर जब वोटर वोट देता है ना, वो काम के दम पे देता है साहब। मेरे पास तो सामने बीजेपी के लिए कोई चिंता का विषय है अगर इनका अलायंस बनता है तो? नहीं, चिंता इस वक्त अखिलेश जी को ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने काम के दम पे, अपने रिपोर्ट कार्ड के दम पर हम आगे आएंगे। हम बताएंगे कि कोरोना में हमने क्या किया, हम बताएंगे कि हमने नौकरियां कितनी दी, सड़कें कितनी बनाई, अस्पताल कितने बनाए, स्कूल कितने बनाए, कितने एमएसएमई खड़े कर दिए। हमारे पास तो पूरा रिपोर्ट कार्ड है। महिलाओं के लिए हमने क्या किया, अल्पसंख्यकों के लिए हमने क्या किया। ये वही राजनीतिक दल है ना, जब ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे थे तो ये मुकदमा लड़ रहे थे कि नहीं, ये बिल्कुल क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए, तलाक 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 करके अगर हमारी मुस्लिम बहनें प्रताड़ित होती है तो होने दो। आज की तारीख में ये लोग यूसीसी की खिलाफती करते हैं, तो हम तो अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इंदिरा सिंह जी, हमारे साथ बनी रहिए। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सुनील जी शुक्रिया आपका। आप कोई ना कोई अलायंस लेके आते हैं या अलायंस का प्रस्ताव लेकर आते हैं, बजाय सीधा मुकाबला करने के आप कोई ना कोई एक पार्टनर ढूंढ कर लाते हैं और फिर बीजेपी से मुकाबले की बात करते हैं। अब एनडीए से लड़ने के लिए आप पता नहीं एक पीडीए बनाए हुए हैं। व्हाट इज दिस? देखिए, पीडीए का मजाक कुछ लोग बहुत प्यार से उड़ा रहे हैं और ये मैं अभी अनिला सिंह जी को सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हों या भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो पीडीए का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग किस तरीके का मजाक उड़ा रहे हैं? ये सेम स्थिति वही है जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तैयारी की तो रावण और उनके जो सहयोगी थे वो सब कहे कि अरे साहब, ये तो जंगल से बानर लेकर के वो व्यक्ति आ रहे हैं, सबको जोड़ करके आ रहे हैं, ये क्या लंका को हराएंगे। लेकिन भगवान राम ने क्या किया, भगवान हनुमान ने क्या किया? लंका जलाई। और लंका क्यों जलाई? आज मैं कह रहा हूं कि अनिला सिंह जी कह रही थी हमारे अच्छे काम, जात से हटिए, जात से ऊपर आ जाइए, धर्म से ऊपर आ जाइए, देश पे आ जाइए। तो क्या देश के किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं सेना बॉर्डर पर, उनके लिए आपने क्या किया? देश के लिए, तिरंगे के लिए, हमारे आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो बेटियां मेडल लेकर के आई, पूरी दुनिया में तिरंगे को लहरा करके आई, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ तो बताएंगे। अच्छा, कितने हॉस्पिटल बना दिए जरा बता दीजिए। ब्रजेश जी के साथ आप डिबेट में हैं, आप कह रहे हैं कि हमने अस्पताल बनाए। उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर एक हॉस्पिटल सरकारी बना हो जहां पर गरीबों के इलाज हो रहा हो, उसका नाम बता दीजिए, हम जाएंगे, देख करके आपको मिठाई खिलाएंगे, आप जिसको कह देंगे उसको मिठाई खिलाएंगे। कौन सा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं? एक तो जब आपको लगता है कि सरकार की नाकामियां काफी हैं उनको घेरने के लिए, तो आपको ये बार बार राजनीतिक प्रस्ताव चुनाव के पहले क्यों जारी करना पड़ता है? इस बार भी आपने एक ऑफर जारी किया है, जो बीजेपी को हराए हमारे साथ है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? देखिए, अकेले आइए, लड़िए। जी देखिए, हाँ ठीक बात है। हम ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी सीधे भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, लोकतंत्र पे भरोसा रखते हैं। हम भाजपा को हराने जा रहे हैं। जिसको जिसको भाजपा से तकलीफ हो, वो किसान हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, व्यापारी हो, बहन बेटियां हो, उनका सबका स्वागत है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ आए। और अगर उन दलों को लगता है कि बीजेपी को हराना है
तो वो दल भी साथ आ जाए। आपको मैं 3 बातें याद दिलाना चाहता हूं। 2017 आपने जी। एक्सपेरिमेंट किया पॉलिटिकली, हार गए। 2019 आपने बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट पॉलिटिकली किया, आप हार गए। 2022 आपने फिर एक अलायंस तैयार किया, आप फिर हार गए। अब 24 में फिर कोई एक्सपेरिमेंट? जी देखिए ब्रजेश जी, मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने कहा कि ये प्रयोग किया, और मुझे लगता है हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी आप हैं, हमसे ज़्यादा अनुभव है। इस दुनिया में, देश में जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं प्रयोग के माध्यम से हुए। एक बार प्रयोग फेल हुआ, 2 बार प्रयोग फेल हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है सर कौन सा आविष्कार कर रहे हो? ये कौन सा आविष्कार है कि आपको हर बार हरा दे रहा है? हम हाँ ठीक बात है। हमारा आविष्कार है जो आविष्कार लोकतंत्र को बचाएगा, देश के संविधान को बचाएगा, देश के किसानों को बचाएगा जी। जो बेटियां दिल्ली में बैठी हैं उनको न्याय दिलाएगा, जो जिलों पर न्याय मांग रही उनको न्याय दिलाएगा, जो गर्मी से लोग मर रहे हैं, बिना दवा के लोग मर रहे हैं, हम उनको न्याय दिलाएंगे। अब फटाफट मुझे ये बता दीजिए, एक लाइन में आपसे जवाब चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है और कांग्रेस के बारे में? देखिए, जहाँ तक सवाल आदरणीय मायावती जी का है, वो बहुत सम्मानित नेता हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, समाज में उनका बड़ा योगदान है। अब कोई मजबूरी, बेबसी हो सकती है कि वो बीजेपी के द्वारा भेजे गए बयान बोलें, बीजेपी के आईटी सेल से भेजा हुआ ट्वीट करें, वो तो वो जाने। सर कल तक तो प्रस्ताव दे रहे थे और आज उन पर साइड से इल्जाम भी लगा रहे हो। नहीं, हम तो आज भी कह रहे हैं कि वो हमारी बड़ी हैं, हमारी सम्मानित हैं, वो भटक रही हैं, ना भटके। यही वही बात तो समाजवादी ये जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या है आपके पास, कुछ है या नहीं है? नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी के नेता का आज जन्मदिन है। हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, ये बताओ, और सर बधाई दो या जो रास्ता माननीय अखिलेश यादव जी दिखा रहे हैं वो रास्ता कांग्रेस को समझ में आएगा। सर सीट बताओ इनको, ये बस जानना चाहते हैं। नहीं, वो हमारे साथ आए, हम भाजपा को हराएंगे। अरे कुछ तो बताओगे, ऐसे कैसे चले आए सर? आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे मतलब चले आओ, अरे कार्ड दो, इनवाइट करो, क्या शेयर दोगे ये तय करो, मतलब कह दो चले आओ। कोई ऐसे खाली घूम रहे हैं कि चौराहे पे बैठे चले आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। देखिए, वो एक बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लगातार संघर्ष कर रही है। वो पूरे देश में लड़े, हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। ओके, मतलब आप चाहते हो एक कैंडिडेट ना दें और आपके यहाँ ये झंडा झुका दें? सर नेशनल पार्टी है कांग्रेस, नहीं, ये लार्जेस्ट अपोजिशन है। नहीं, ये आप कंडीशनल रिश्ता चाहते हो? ब्रजेश जी देखिए, नहीं, हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे कि आदरणीय सुरेंद्र राजपूत। अच्छा, मैं लड़ाना नहीं चाहता हूं, आप ये हमसे बेहतर वो अनुभवी हैं, और नहीं, हमसे बेहतर वो अनुभवी हैं, और मुझे लगता है मेरे इस सवाल का जवाब वो खुद बेहतर समझते हैं, और आप चाहेंगे तो वो दे देंगे। नहीं बिल्कुल, अच्छा मैं चाहूंगा तो, अच्छा मैं चाह रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी, अब इनको जवाब दे ही डालो। आज सच्ची बात कर ही डालो। आप सारा दिन आर्टिफिशियल बात करते हो, आज सर सच्ची बात करो, बताओ। ब्रजेश भाई, सबसे सच्ची बात तो ये कि आपके चैनल पर एक शख्स बैठा हुआ है, अरुण राजभर, उसका अभी शादी हुई है, तो उसको हम सभी लोग शादी की बधाई दें, ज़्यादा अच्छा है ना? बड़ी अच्छी शादी हुई, वो तरक्की करे अपने वैवाहिक जीवन में। घर नहीं गए इनके, दूर से क्या बधाई दे रहे हो? बुलाया नहीं तो कैसे चले जाते? हम यहाँ पे इसीलिए तो दे रहे हैं, घर जाके बधाई देते। कोई बात नहीं, अपनी जगह है, लेकिन इनको वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो क्या कह रहे थे सुनील जी? 3-4 चीज़ें बड़ी साफ हैं। पहली चीज़, आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इस समय हैरान है, परेशान है, हलकान है, क्योंकि उनके यहाँ पर अंदर से खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा अस्तांचल की ओर चल दिया है। 5 जन ने भी लिख दिया, ऑब्जर्वर ने भी लिख दिया, और कर्नाटक ने भी बता दिया। और उसके पीछे के आप देखिए कि उसके बाद तुर्रा ये देखिए, कल केशव मौर्य साहब ने इतना बढ़िया बयान दे दिया उनके लिए, कहन साहब पीडीए का मतलब परिवारवाद है, दंगाई हैं और वो अपराधी हैं। तो ये क्या मतलब, आप 2 चीज़ें इस बयान से, इनकी 2 चीज़ें सामने आ रही है। नंबर 1,
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को परिवारवादी कह रहे हैं। जैसे अमित शाह जी कह रहे थे ना कि तमिल आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा, तो हमने कहा साहब तमिल को जो है अभी आप इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा दिलाओ, तमिल को बना दो, कौन रोक रहा है आपका? तो ये जुमलेबाजी नहीं चलने वाला। उसी तरीके केशव मौर्य जी ने परिवारवाद, 3 पीढ़ी के परिवारवादी हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि महंत परंपरा में, सन्यासी परंपरा में गुरु जो होता है तो पिता होता है। तो महंत दिग्विजय नाथ जी MP, महंत अवैधनाथ जी, पूजनीय अवैधनाथ जी MP, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। 3 पीढ़ी का परिवारवाद केशव मौर्य जी ने बता दिया। उसके बाद पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को अपराधी बताना, दंगाई बताना, ये किसको बता रहे हैं अपराधी और दंगाई? सर पीडीए उनका कंसेप्ट है सर, आप क्यों डिफेंड कर रहे हो? नहीं, पीडीए कंसेप्ट किसी का भी हो, लेकिन पिछड़ों को आप अपराधी बताएंगे, दलितों को आप दंगाई बताएंगे, अल्पसंख्यकों को आप अपराधी और दंगाई बताएंगे? ये केशव मौर्य हैं। केशव आज की डेट में उत्तर प्रदेश का दलित, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, उत्तर प्रदेश का जो है अल्पसंख्यक ये जरूर जानना चाहेगा कि क्या वो अपराधी हैं जी, क्या वो दंगाई हैं? हाथ में बैट लेके खेल रहे हो सर? जी, दोनों हाथ में बैट लिए हो सर? ना खेलें, आप बताइए। दोनों हाथ से खेलोगे ये थोड़ा अरे तो जब ब्रजेश जी और अनिला सिंह जी एक साथ क्या नाम बॉलिंग करेंगे, दोनों हाथ से खेलना। नहीं, मैं तो अभी उन्होंने गेंद ही नहीं फेंकी। आप तो कह रहे हो कि फेंकें, तो आप अभी तो डाली ही नहीं गेंद आपको। मैं आप पहले ही अरे अनिला जी हम लोगों की बड़ी बहन अरे है। कोई नहीं सर, बोलिए सर। तो मैं आपको 2 चीजें बताऊं। भारतीय जनता पार्टी हलकान है। कारण क्या कि इनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का सूर्य अस्तांचल की ओर है। 10 दिन रहे नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में, पसीना मतलब अपने शरीर पे पूंछते थे, उसी से वो करते थे। वो जो कहते हैं ना कि टेलकम पाउडर बनाता हूं अपने पसीने का। सर वो बताओ कि अलायंस वाला कुछ सोचा है? सर सुन तो लीजिए ना, अभी फिर वहीं से तो निकलेगा रास्ता। आप तो जो है बातें नहीं करने देते। सर ऐसा आप आज की डेट बताइए, मोदी जी और योगी जी के लिए इतनी बैटिंग करेंगे तो नहीं चल। आप चाहते हो कि मतलब मैं सवाल भी न करूं? सर सवाल आप पूछे, लेकिन जवाब सुनील साजन कह रहे हैं जी, थोड़ा उनको जवाब पहले वही बता। वही सर थोड़ा सा समय दे दीजिए। देखिए हम लोग कभी कभी तो मौका मिलता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, आप लोग मौका नहीं देना चाहते। आसिम वकार के दोस्त हैं, आपको तो टाइम दूंगा। तो मैं आपको बताऊं कि जब कर्नाटक में जिस बुरी हार हारे, मणिपुर जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है, मणिपुर जल रहा है, लोग 8000 के प्लेन में जा रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, गली गली में अपने ऊपर फूल बरसवा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं जीत पाए। जीत जाते तो समझ में आती जी। अब ये फार्मूला, कर्नाटक का फार्मूला पूरे देश में चलेगा। नरेंद्र मोदी जी तो गए, इन्होंने तमिल को प्रधानमंत्री भी बना लिया, आपके सामने है। सर, अब उत्तर प्रदेश में बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अहंकारियों का और मायावियों का शासन है जी। अहंकार का जवाब कतई अहंकार नहीं हो सकता। तो हम सारे विपक्षी दल अपना अहंकार त्याग करके उत्तर प्रदेश सहित पूरे दल में अपनी शक्ति के साथ। अहंकार की आप विपक्ष में सभी टोटल सुनील हम्बल पर्सन नहीं, सुनील साजन की बात नहीं, मैं संपूर्ण उसमें मैं कांग्रेस को भी शामिल कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक। मैं बहुत साफ सी बात बता रहा हूं कि अहंकार का सामना अहंकार से नहीं कर सकते। उन्होंने जो एक बात कही, एक लाइन है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन अगर हैं तो वो खुद ही क्लैरिफाई करें। जी बताइए। बस मिल जाओ यूपी में, आपका कुछ है तो नहीं, बस बाकी जगह लड़ लो, यूपी छोड़। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, यही तो कहा ना, मतलब उनका यही था। यहां पर आप पानी में जितनी लाठी मारिए, पानी अलग नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी वजह से, कोई दलितों की वजह से, कोई पिछड़ों की वजह से, कोई अल्पसंख्यकों की वजह से, कोई बेरोजगारों की वजह से, कोई महंगाई की वजह से, और कोई संविधान को बचाने की वजह से, सबके सब आपस में। सर अगला आदमी आपसे कह रहा है घर आ जाओ, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं है, खड़े रहो। ये उनका कहने का हिंदी में तात्पर्य था। मैं आपको चूंकि इज्जत करता हूं तो आपके सामने ये बात मैं कहना नहीं चाहता था। एक बात जान लीजिए, 23 तारीख को अखिलेश यादव जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मिल रहे हैं, राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं। किसी के मीडिएशन की जरूरत नहीं है। आमने सामने बैठ रहे हैं, आमने सामने बैठ करके कश्मीर से लेके तो सुनील साजन को बचना चाहिए था ऐसा नहीं से। मैं बताऊं आपसे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक सार्वदेशिक रूप से कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन का, सर 5 सेकंड, मायावी शासन का जो है मुकाबला कर रही है, और क्षेत्रीय दल अपनी अपनी जगहों पर मजबूती से मायावी शासन का मुकाबला कर रहे हैं। बोलेंगे सर। और आने वाले समय में जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का बोरिया गोल बिस्तर बंद। थैंक यू। आपके दोस्त आसिम वकार को आमंत्रित करते हैं। वकार साहब शुक्रिया आपका। ये उत्तर प्रदेश में वकार साहब एक विपक्षी एकता की बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि जो बीजेपी को हराए वो हमारे साथ है।
क्या ऐसा संभव है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष एक हो, ऐसी कोई संभावना है? और क्या कोई बड़ा दिल है जो सबको एक कर दे विपक्ष को? ऐसा संभव है? सर सच बोल दूं या जैसे बाकी लोग सर बोल रहे हैं सच वैसे वाला ही बोल बोलना है सर, एकदम। आपसे ज़्यादा सच्चा तो इस डिबेट में शायद ही कोई हो। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको, आप बोलें सर, और एकदम 100% वाला सच बोलिएगा सर। दूं? ये जो आप हरकतें देख रहे हैं, हरकत मतलब मूवमेंट, मतलब बयानबाजी, इसको आप ऐसे समझिए कि लोग ये दिखा रहे हैं कि अभी हम जिंदा हैं। ये अपने को जिंदा दिखाने की, अपने को जानदार दिखाने की कोशिशें हो रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बोलते रहो तो समाचार में बने रहोगे, लोग समझेंगे हाँ ये भी हैं, अभी लड़ेंगे, लड़ पाएंगे, लड़ सकेंगे। सर टीएमसी और आम आदमी पार्टी इस अलायंस में कतई नहीं आएंगे। एक पेपर पे लिख लीजिए मेरी बात को, और जिस दिन आ जाए तो उस दिन मुझे बुलाइए, कहिएगा आप जो बोल के गए थे वो गलत था। नीतीश कुमार जी अपने को जिंदा दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं है। जब पेड़ हरा भरा था, जब फल दे रहा था, जब 15-17 साल मुख्यमंत्री बने रहे, तब तो कुछ दूसरी स्टेट में उखाड़ नहीं पाए। सर लैंग्वेज बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जी। सर अब तो पेड़ सूख गया, अब तो पेड़ फल ही नहीं दे रहा है, और मैं समझता हूं यह आखिरी सिंचाई है पेड़ की। अब क्या है इनके पास? सर जी देखिए, एक सच्चाई बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट पूरा देश अगर किसी को देखता है तो वो है कांग्रेस। जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें बीजेपी के अगेंस्ट उसी को देखा जाता है, और हर स्टेट में जो स्टेट की पार्टीज जो ताकतवर हैं, जो मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जिनके पास ज्यादा सीटें हैं विधानसभा की, उनकी पूरी कोशिश यह है कि कांग्रेस को सीट ही ना दें। बंगाल में टीएमसी देने पे तैयार नहीं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी देने पे तैयार नहीं, पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी देने पे तैयार नहीं। ये अलायंस होगा कैसे, मेरे तो ये बता दीजिए। अगर नीतीश जी को खुद उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दें वो 3-4 सीट पर, तो नीतीश जी की जमानत जब्त हो जाएगी अगर अपनी पार्टी से लड़ जाए बिना। सर विपक्ष में आप इतनी मायूसी क्यों फैला रहे हो? ये लोग एक भी तो हो सकते हैं। दूसरा, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, इस कारण आप पे खिसियाहट भी हो सकती है। नहीं देखिए, अभी तो उस पर आऊंगा, अभी आऊंगा उस पर। 23 जून को आप बैठक करने जा रहे हैं, बड़ी रैली करने जा रहे हैं। आपने टीएमसी को दावत दी, आम आदमी को दावत दी, एनसीपी को दावत दी, उद्धव जी को दावत दी, तेजस्वी यादव रहेंगे, नीतीश कुमार रहेंगे, ये भी रहेंगे, वो भी रहेंगे। मुस्लिम लीडरशिप कहां है? आप किसकी बात कर रहे हो? जो पिछड़ों से भी बड़ा, जो यादव जी से बड़ा वोट बैंक है। नाम लेके सर बताना चाहिए आपको। नहीं, कौन मुस्लिम लीडरशिप आपने बुलाई? आप बताओ ना सर। मैं सवाल पूछूंगा अभी जी, बिल्कुल पूछूंगा। अपने नेता का चाहते हो, आप चाहते हैं वोट हमें मिल जाए? नहीं, बिल्कुल चाहता हूं सर, नेता को भी चाहता हूं और अपने आप को भी चाहता हूं। नहीं देंगे सर आपको सीट, वो भी टीम और अगर नहीं बुलाया, और अगर हम लोग को नजरअंदाज किया, नहीं अगर नजरअंदाज किया, नहीं देंगे तो बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। सर पहले भी कुछ नहीं कर पाए थे, आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। खाली सियासत नहीं, खाली सियासत इन लोग को आती है, ऐसा नहीं है। सर बात समझिएगा। मैं ये पूछ रहा हूं ये है गुस्सा कि कैसे लड़िएगा? आप मुसलमानों को बुलाएंगे नहीं, आपको या मुसलमानों को आप आगे की कुर्सी नहीं देंगे। सर मेक इट क्लियर सर, आपको या मुसलमानों को? नहीं सर बदरुद्दीन अजमल साहब को बुलाया, असद ओवैसी साहब को बुलाया। तो सर आपका है क्या इधर? नॉर्थ में तो कुछ है ही नहीं आपके पास। अब आप पॉलिटिकली बहुत इंपैक्ट नहीं डाल पाते हैं, तो आपको नहीं बुलाया सर। आपके जो 5 एमएलए थे वो चले गए दूसरी जगह काम करते हैं। अरे सुनिए, आप एक काम कर लीजिए, बताइए। एक सीट से नीतीश जी को उत्तर प्रदेश में लड़ा दीजिए,
निर्दल निर्दल क्यों सर, उनकी और पार्टी उसी सीट पे निर्दल मैं है। लड़ाई लेता हूं। नहीं सर, निर्दल का क्या विषय है सर? नहीं, अपनी पार्टी से लड़ जाए, नहीं अपनी पार्टी से लड़ जाए और अपनी पार्टी सर, से मैं जब लड़ कोई जाता हूं, आपको समझ में आ पूछ जाएगा नहीं किसकी रहा ताकत उत्तर प्रदेश में ज्यादा तो आप सर चौराहे पे खड़े होकर क्यों शोर सुनिए मचा सर, के गालियां सुनिए। दे रहे हैं कि ये गंदे लोग हैं, हमें भूल। आपको नहीं पूछ रहे हैं सर, आप अपना वकार खुद तय करो सर, अपना खुद स्थान राजनीति में बनाओ। हाँ, इनको हरा हम दो आपसे- जाके। हाँ, आप क्यों ये प्रतीक्षा करते हो कि अपने मंच हम पे 2 आपसे सीट यही लगा सुनना के चाह रहे थे। आपको बैठा लें? ये कोई सुनील साजन आपको पूछने वाले नहीं है, ये सुरेंद्र राजपूत आपको कोई घास नहीं डालने वाले हैं सर। देखिए आप अपना खुद स्थान बनाओ नहीं, सर। देखिए एक शेर है सर कि जुगनू के कद को इतना बड़ा कर दिया, जुगनू के कद को इतना बड़ा कर दिया गया कि सूरज को पिछली सफ में खड़ा कर दिया गया, और यहां तो पिछली सफ छोड़ दीजिए, स्टेज पे भी खड़ा नहीं कर रहे हैं। तो सर मतलब सूरज मुसलमान- जैसी रोशनी मैं भी पूछ तो रहा पैदा हूं, करो सर, मुसलमान ताकत किस पैदा लिए करो आपके ना साथ आए? कि आपको कोई नहीं, पूछे। क्यों आए मुसलमान आपके साथ? आपको नहीं, क्यों पूछ रहा हाथ हूं मैं, फैलाना आए? पड़ता है कि भैया हमें बिठा लो मंच पे? अरे क्यों बिठाएं? सर 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 सुनील साजन जी यहां मौजूद हैं, सुरेंद्र राजपूत जी भी मौजूद हैं। मैंने बहुत बड़े दिल से, बहुत ईमानदारी से कहा कि बीजेपी से अगर कोई टक्कर ले सकता है राष्ट्रीय चुनाव में तो वो कांग्रेस है, जनता उसको देखती है। इतनी साफ गोई से कोई नहीं बोलेगा। अब मैं पूछ रहा हूं कि मुसलमान को आप मंच पे नहीं बुलाएंगे, कोई लीडरशिप को तय नहीं करेंगे, मुसलमानों के लीडर को लीडर नहीं मानेंगे, मुसलमान आपके साथ क्यों आए? मैं सवाल पूछ रहा हूं, इन दोनों से पूछिए, बताएंगे। तो सर आपके पास कुछ होता तो ये आपको इज्जत देते। राजनीति सर उपयोगिता के सिद्धांत पे चलती जवाब क्यों दे है। रहे हैं अगर सर? आपकी उपयोगिता होती तो ये आपके दरवाजे पे सर, आप सजदा जवाब करते क्यों दे सर। रहे हैं? आपकी उपयोगिता नहीं है, आप खामखा इनकी कुंडी खटखटा यही रहे तो हैं। दुख है सर। नहीं यही आप सच्चाई यही को तो स्वीकार दुख है। लो, यही तो अफसोस है। स्वीकारो आप सच्चाई। मैं तो चाहता हूं कि जो आप बोल रहे हैं ये हमारी कौम के लोग सुने आपकी बात को। ये आपने जो बोला है ये हमारी कौम के लोग सुने कि अगर तुम ताकतवर हो गए तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, अगर तुम ताकतवर हो गए तो दुनिया तुम्हें प्रणाम करेगी, अगर तुम ताकतवर बनोगे, अपने लोगों को ताकतवर बनाओगे तो तुम्हारे आगे लोग हाथ बढ़ाएंगे दोस्ती का। सर आप इमोशनल हो रहे हैं, और आप राजनीति सुनिए इमोशन आप। से नहीं की जाती लेकिन- सर, रियलिस्टिक ग्राउंड पे होती है। आप क्यों हाथ फैला रहे हो कि सर, भैया सारे 2 जवाब सीट तो लगा आप दो भी मंच दे रहे पे? हैं। अरे बिल्कुल नहीं लगाएंगे सर, ताकत लाओ, ये सर, 2 नहीं 20 सर। सीट लगाएंगे। सर सारे जवाब, अरे हजरत सुन तो लीजिए। आप सारे जब जवाब आप ही दिए दे रहे तो सुनील साजन जी को क्यों बुलाया आपने? सर मैं तो मैंने सवाल आपकी पूछा तकलीफ, साजन जी से और साजन का राजनीति मंच से। नहीं है वो एक्चुअली जो पटना वाला है सर मैंने ये तो उसके एक मेंबर हैं केवल। नहीं साजन जी से और सुरेंद्र राजपूत जी से पूछा है कि मुसलमान लीडरशिप क्यों नहीं आप बिठाएंगे अपने साथ। ठीक है, आपका ये सवाल मैं उनसे जवाब जरूर पूछूंगा। अब आप थोड़ा डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, तो क्या ये कंफर्म्ड है कि अब आप लोगों का अलायंस कोई आकार ले रहा है बीजेपी के साथ? तो कब अनाउंसमेंट होने जा रही है और क्या डील हुई है बीजेपी के साथ आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी शादी को बधाई दिया है, और तमाम लोगों को भी धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने बधाई दिया है। जिस तरह का आपने सवाल किया है कि गठबंधन कहाँ होगा, किस रूप में होगा, अभी चर्चा हो रही है पीडीए, एनडीए, ये वो तमाम चीजें। देखिए, जब आप बबूल का पेड़ लगाएंगे ना तो उसमें से आम नहीं खा पाएंगे, और जब आप कांटा बो देंगे तो उस पर चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत लोगों ने कांटा बो दिया, बयान सिर्फ दिया जा रहा है, बड़ा दिल है, दिल तो इतना छोटा है कि सर मैं इन पे सवाल करूंगा अरुण जी, पर अपना वाला थोड़ा स्टेटस क्लियर करो। आज भी अखबार में 6 कॉलम की खबर छपी है आपकी कि आप और बीजेपी बस मिलने वाले और अनाउंसमेंट बस वो सुनील जी जिस दिन फाइनल करेंगे आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा। वो जैसे खबर नहीं होता है सूत्रों के हवाले से जी, आज तक मुझे पता ही नहीं चला कि जो सूत्र होते हैं वो सूत्र आते कहाँ से, वो किस जगह बैठे रहते हैं कि उनके हवाले से खबर लिख दी जाती है, और बस वो सूत्रों के ही हवाले से सारी खबरें। ये वही सूत्र हैं सर जो सर्किट हाउस के कमरा नंबर 8 पे पहले से जाके किसी का इंतजार कर रहे होते हैं,
बाद में शायद मुलाकात नहीं हो पाती है, ये वही वाले सूत्र है। नहीं नहीं, अब देखिए यही तो गलत फहमी लोगों को फैलाई जा वो रही है। सुनील साजन बता रहे थे, कमरा मैं तो नंबर केवल उसको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, वो भाई वो तो टकटकी लगाई रहते हैं, हम किसी के कमरे में किसी के कहाँ ये सब तो टकटकी लगाई रहते हैं। वो सच्चाई नहीं जान पाते, उनको बताने के लिए हम लोग बैठते हैं। वो पहले से हमारे तो थोड़ी क्लैरिटी दो, नीति चलो ये सचिव- लाइट नोट में हल्की पर थोड़ी क्लैरिटी हाँ, दो, आप वो- लोग चाहते क्या हो? देखिए, चाहते तो हमारे नेता ने खुल करके कहा कि उत्तर प्रदेश में 12.5% आपके रिपोर्ट ने बताया कि 12.5% बहन जी का वोट है। कांग्रेस पार्टी भी 2-4% वोट अपना इकट्ठा करके रखी हुई है, और बाकी छोटे छोटे दल हैं वो भी 1%, 1.5%, 2% वोट लेके इकट्ठा है। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा की सीटें हैं। आप अन्य राज्यों को विपक्षा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें हैं, और जब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को पीटीए के रूप में देखा जाता है तो आप उसमें यश छोड़ देते हैं जो आपके इन पीडीए लोगों को साथ लेके चलते हैं। और आप ये तय कर चुके हैं कि हमारे साथ यश अब नहीं रहेगा, यश बीजेपी के साथ चला गया। और ये कह देना बड़ा आसान है कि हमारे साथ पीडीए आ जाएगा तो हम 80 सीटों को जीत लेंगे। ऐसे नहीं जीत सकते। आपको मूवमेंट चलाना होगा, क्रांति लानी होगी, जेपी आंदोलन की तरह आपको संघर्ष करना होगा। गांव सर गांव उन्हें जाकर क्या के लोगों करना को जगाना ये होगा। इशू नहीं है। मैं फिर आपसे तीसरी बार पूछ रहा हूँ, थोड़ा अपना स्टेटस क्लियर करो। उन्हें क्या करना देखिए- ये वो अभी उनसे पूछेंगे ना। आप क्यों नहीं, नहीं, या ये- बता टार्च लेके आगे आगे बढ़ रहे हो? ये सपा वालों इस रास्ते चलो, उस चौराहा पार करो, आगे पुल है, आगे खाई है। हु आर यू? नहीं, मैं आप अपना परिणाम ध्यान दो, बता रहा हूं। अपना बताओ कि आपका क्या स्टेटस है। नहीं नहीं, मेरा वो status गलती clear करेंगे, वो है। खाई में क्या कुएं में गिरेंगे? नहीं नहीं, मेरा स्टेटस क्लियर है। मैंने बार बार कहा कि जिन मतदाताओं के बीच में लोग जाने को नहीं तैयार हैं, हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके बीच में लगातार जा रहे हैं। और गठबंधन किसके साथ कब होगा ये हम अभी नहीं बता पाएंगे। क्यों भैया, और अभी ना क्यों ही नहीं बता अभी उसकी पाओगे? समीक्षा कर पाएंगे। अभी क्यों नहीं बता नहीं, पाओगे? अभी अगर बता देंगे तो बाकी राजनीतिक दल क्या करेंगे? ओके, अभी तो सुन रहे हैं कि अच्छा बहुत चलो जल्द पूरी बात ना पढ़ना बताओ, है। इतना बता दो 1, 2, 3 कितनी सीटें? नहीं नहीं, देखिए सीटों का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि सुरक्षा और सम्मान और हिस्सेदारी कहाँ ज्यादा मिल रहा है, लोगों को न्याय सिक्योरिटी कहाँ से कौन मिल सी रहा वाली, है? वाई या जेड? नहीं नहीं, हम सिक्योरिटी की लड़ाई लड़ते ही नहीं है। आप ही हम बोले लड़ाई सुरक्षा गरीब, सिक्योरिटी। कमजोर, उपेक्षित, सताए गए लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। और अच्छा। यही तो गलतफहमी लोगों के द्वारा भरी जाती है कि लोग 80 लोकसभा की बात कर रहे हैं। आप बताइए, इसी नगर पंचायत के चुनाव में उन्नाव में आप कैसे सीट जीत लिए, बरेली में आप कैसे सीट जीत लिए, गाजियाबाद में कैसे सीट जीत लिए? आप ताकतवर बनाइए, बयान देते रहिए। बयान से कुछ नहीं होने वाला है। मैं देख रहा हूं ना, बयान दे देकर के मैं थक चुका हूं। और जनता के बीच में जैसे आपने तो देखा, आपकी बातों से तो लग रहा है इनसे बहुत नाराज हो, इनसे तो दोस्ती का प्रश्न नहीं है, तो अब जाना तो उसी रास्ते पड़ेगा, नहीं नहीं, हम नाराज किसी से नहीं। कालिदास वाले रास्ते। नहीं नहीं नहीं, कालिदास नहीं, हमारा क्लियर स्टैंड है ओके, कि हम कालिदास जाना है, विक्रमादित्य जाना है, माल एवेन्यू जाना है, किधर जाना है? वो तो समय आएगा तो बता देंगे कि किस थैंक यू। मार्ग पे वीरेंद्र जी भी आ जाएंगे। गए हैं वो डिबेट तो में। समय का वीरेंद्र जी इंतजार। स्वागत आपका। ये अखिलेश यादव कौन सा प्रस्ताव दे रहे हैं, और उनके पास प्रस्ताव ही है या ठोस प्रस्ताव है किसी के लिए कुछ खास, या फिर इसको सिर्फ एक स्टेटमेंट मान लिया जाए? देखिए, एक बयान तो ये है बड़ा आया है, और अब इस बयान का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर बसपा कोई इस पर रिएक्शन दे तब तो इस बयान का मतलब है, अन्यथा कांग्रेस अभी उस स्थिति में उत्तर प्रदेश में तो है नहीं कि वो अखिलेश के बयान पर आए, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक लोकसभा की सीट है। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि जो बीजेपी को हराए वो हमारे साथ आए, लेकिन समस्या यह है कि जब एक शोले पिक्चर आई थी जिसमें जेलर चलता था और कहता था कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, और पीछे मुड़ के देखता था तो कोई बचे नहीं रहता था। तो समाजवादी पार्टी के साथ भी यही है कि मायावती अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे पता नहीं आपके साथ रहेंगी कि नहीं रहेंगी। कांग्रेस की एक मामले बात कुछ देर के लिए तो साथ रह सकती है। तो ये अभी बहुत जल्दी आया हुआ बयान आप कह सकते हैं। अभी लोकसभा चुनाव के पहले इस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखती नहीं है। इस पर एक वोट बैंक का एक समीकरण उन्होंने एक जरूर बांधा है। दूसरी बात यह है कि विपक्षी एकता तो हो जाए, लेकिन यह सीबीआई और ईडी जब विपक्षी होता होने दे तब ना। जैसे एकता की बात करोगे तैसे जाके छापा हो जाएगा, जांच आ जाएगी। किसमें इतनी हिम्मत है, पीछे लग जाएगी।
तो फिर एकता देखे कि पहले जेल जाने से बचे वो देखे। जब सबका पैर घुटनों तक कीचड़ में सना है तो फिर वो कहाँ लड़ पाएंगे मोदी और योगी से। अब इतनी सियासत आसान नहीं है ब्रजेश जी, क्योंकि गर्मी में, जाड़े में, बरसात में अब सड़क पर आंदोलन नहीं होता। आंदोलन करोगे मुकदमा हो जाएगा, नेता विधायक सांसद हो सदस्यता चली जाए, आगे 5-10 साल के लिए बैन लग जाएगा, लड़ नहीं पाओगे। तो नेताओं की मजबूरी है कि वो प्रेस नोट पे, ट्विटर पे, विपक्ष वालों के पास इससे ज़्यादा स्पेस अब कहीं बचा नहीं है, यही वो करते हैं। दूसरी ओर यूपी का जो लोकसभा का चुनाव है वो एक बहुत बड़े संगठन से है और उसके लिए विपक्षी एकता में अखिलेश के साथ रालोद जरूर है, लेकिन उसमें अभी कांग्रेस या मायावती का अगर साथ मिलता है तो वो जातीय आधार पर बीजेपी से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसे समीकरण तो कभी बने नहीं है उत्तर प्रदेश में, आगे बनेंगी कि नहीं इस पर थोड़े अभी संशय हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के पास इसके मुकाबले में सरकार भी है और एक बड़ा संगठन भी है। मोदी भी है, योगी है, उनका एक दोनों की बड़ी जोड़ी है और दोनों के बहुत बड़े वोट बैंक भी हैं। उनके नाम पर जब लोकसभा का वोट पड़ता है तो थोड़ा डिफरेंट होती वोटिंग, इसमें आप कह नहीं सकते, लेकिन विपक्ष के वोट में बिखराव हो जाता है। जैसे अभी कहा वकार साहब ने कि मुसलमान, हम तो चाहते हैं हमारी कौम सुने इसको और वो सोचे इस पर, तो लड़ाई सारी देखिए मुसलमान वोट के लिए है। विपक्ष की एक बहुत बड़ी लड़ाई मुस्लिम वोट को अपने साथ करने के लिए है, क्योंकि वो विधानसभा में अखिलेश के साथ थी या जहां पर नगर पालिका के चुनाव में भी रही। कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, लेकिन यूपी में अगर कोई सीट लड़ने का फार्मूला देखा जाए तो मायावती बराबरी से कम पे मानेंगी नहीं। अगर अखिलेश यादव 35 लड़ते हैं तो 35 पे मायावती आएंगी, 10 सीट बचेगी 70 के बाद। 10 में से कांग्रेस कितना लड़ेगी, रालोद कितना लड़ेगी और भीम आर्मी को कै सीट देंगे, ये सब चीज़ों पर भी समीकरण देखना होगा। इतना आसान ये समझौता दिखता नहीं है। दूसरी ओर भाई राजभर बैठे हैं अरुण, उनकी शादी, उनके दोनों हाथ में लड्डू है। एक तो शादी वाला लड्डू है जिसको अभी वो आधा खा पाए हैं, तब तक बीजेपी दूसरा लड्डू उनके हाथ में थमा दी। सारे नेता पहुंच गए कि भैया हमारा लड्डू भी खाओ और हमारे साथ आओ। डायबिटीज वाला भी है फैक्टर। हाँ, लेकिन राजभर जी तो गर्मी में पैदल चलने वाले नेताओं में है, पीला गमछा उनका है, अभी इतनी जल्दी नहीं होगी डायबिटीज, शुगर। तो ये जो विपक्षी एकता की बात है उसमें राजभर का एक फैक्टर बड़ा था, वो चला गया बीजेपी के साथ, लगभग लोग मानते हैं। मायावती को लोग मानते हैं कि वो आएंगी नहीं, तो आएगा साथ कौन? खाली कांग्रेस बचती है जो खुलेआम आ सकती है। और नहीं, याद तो सुनील यादव ने ताला लगा, सुनील साजन ने ताला लगा दिया ना, ये साफ साफ कह दिया कि बस आ जाओ, मतलब साथ, बाकी जगह लड़ो, यूपी छोड़ो। नहीं, यूपी में भला भी ले लो, रायबरेली एक आध ले लो, अमेठी ले लो। अब ब्रजेश जी भला इसी में कांग्रेस का है कि अगर वो अखिलेश के साथ आ जाए, लड़ जाए। अगर सपा लड़ा देगी रायबरेली अमेठी तो कांग्रेस के लिए थोड़ा वहाँ मुश्किल होगी, तकलीफ होगी। अगर मिल के लड़े, 5-7 सीट ले 10 सीट ले, जो इन लोगों का बन जाए तो ये हो तो सकता है बिगड़ा कि पैदा अच्छी कर रहे हो स्थिति आप दोनों के बीच, हो सकता है ये अच्छी स्थिति रहे। अब सुरेंद्र जी देखिए भाई, बड़े पार्टी है, नेता बड़े हैं, हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन अब पार्टी उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उस पर कितनी सीट कोई दे देगा? आपने ये देखा कि देखिए लोग कहते हैं कि जाति धर्म से उठकर लोग मोदी के लिए वोट करते हैं, तो मोदी को जातीय समीकरण से ही ये लोग रोक सकते हैं। बीजेपी को अगर पराजित करना है तो उसके लिए सपा बसपा का साथ आना आवश्यक है, नहीं अगर अलग नहीं पराजित कर पाएंगे, ये चाहे जितना गठबंधन कर लें। और इसीलिए देश में बीजेपी इस समय कमज़ोर हुई है, 2-3 राज्यों में हारी है, उसको वो पूरा करेगी, भरपाई यूपी से करना चाहती है, इसीलिए उसने 75+ का लक्ष्य भी दिया है। तो ये मोदी और योगी का जो यहाँ पर असर है वो बीजेपी को बड़ा फायदा पहुँचाता है और इनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है। जी ब्रजेश जी, आज के ज़माने में सारी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है, ये बात सही है, विपक्षी एकता की बात होती है,
लेकिन जब एक टेबल पे बैठने की बात आती है तो इनके यहाँ बात कौन करेगा, कौन नेतृत्व करेगा इस बातचीत का। तो ये एक बड़ी कठिनाई है, अभी एक दूर की कौड़ी है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, सुनिएगा कि कोशिश करते रहते हैं लोग। राजनीति में बहुत बार बहुत सारी संभावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। इरादे वही है, तरीके छोड़ रहा हूँ और मैं कदमों से दूसरे रास्तों पर मोड़ रहा हूँ। तंज देते रहे लोग इस कारनामे पर, मांझी हूँ पर मैं एक पहाड़ खोद रहा हूँ। और देखिएगा जो नेताओं में आपस में मतभेद होता है उस पर कुमार विश्वास ने बड़ा सुंदर लिखा है, सुनिएगा कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, और बहुत मजबूर हो तुम भी, बहुत मजबूर हैं हम भी, और बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। अब ये शेर पढ़ के आपने सुरेंद्र राजपूत पर काफ़ी दबाव बना दिया कि इसके काउंटर में कोई शेर तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद बीरेन जी, आपका शुक्रिया इस हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, हिमाचल प्रदेश की हार, दिल्ली में एमसीडी चुनाव की हार और उसके बाद कर्नाटक की करारी शिकस्त, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी पर उत्तर प्रदेश में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने का दबाव है, तभी आपका दिल्ली का रास्ता सफल हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर विपक्ष एक हो गया तो आपके लिए दिल्ली आसान नहीं है। जी, जब आप पहली बार मेरे पास आए थे तो मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि किस प्रकार से 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी जहां हारी थी, ये कह दिया, राइट ऑफ कर दिया था मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, और फिर थंपिंग मेजोरिटी से हम 2019 में जीत कर आए थे। ठीक है, अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और जब कांग्रेस, राहुल गांधी जी जो हैं उत्तर प्रदेश से जा रहे थे तो अखिलेश यादव जी ने उनके साथ आने से मना कर दिया था कि हम नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, आप जो है जाइए, केंद्र की राजनीति करिए, उत्तर प्रदेश के राजा हम हैं, आप इनका सोच लीजिए किस प्रकार से गठबंधन हो सकता है। बहनजीत पहले ही मना कर चुकी हैं। और जहां तक आरएलडी का सवाल है, आरएलडी तो ये देखती है कि कहाँ उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आरएलडी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रही है, सुनने में ये भी आ रहा है कि बीएसपी और कांग्रेस, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं कटिया लगाएं वहां पे। जी, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं आरएलडी के लिए। प्रयास भारतीय जनता पार्टी, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी सीधी सी बात है, राजनीतिक दल है, जीतने के लिए यहाँ आए हैं, सत्ता में रहने के लिए आए हैं, सरकार चलाने के लिए आए हैं। और सरकार के एक सेकंड बात पूरी कर लो जरा, मैं उसका उत्तर दूंगी। आरएलडी का आपने प्रश्न किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, जाट बेल्ट से आती हूँ, आरएलडी क्या है उसका खाका मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ठीक है, तो चाहे वो आरएलडी हो और चाहे वो राजभर साहब का दल हो या कोई और राजनीतिक दल हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, वी आर मोर देन वेलकम टू डू दैट। पर हमारी आइडियोलॉजी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। आप उतने ही दिन हमारे साथ रह सकते हैं जब तक हमारी आइडियोलॉजी, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि आपको ये लगे कि वो आपके साथ हैं। देश सर्वोपरि है, आपको उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि जिससे ये लगे कि वो आपके साथ हैं। राजनीति आप करिए, अगर आपके पास कोई प्रस्ताव हो आरएलडी के लिए तो आप कह सकते हैं, आप मान नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है, हमारा मिशन, विजन, आइडियोलॉजी बेहद क्लियर है, लगातार कार्य किया है। 2014 के बाद से अगर उत्तर प्रदेश में एक सवाल है आपसे, चले आ रहे हैं तो उसके अपने कारण हैं। जी, ये राजभर, ओम प्रकाश राजभर आपके आइडियोलॉजी को सर्व करते हैं या नहीं करते हैं? और दूसरा, आरएलडी आपकी आइडियोलॉजी में कहां पे फिट बैठती है? आरएलडी जो है उसको भी अच्छी तरीके से पता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या आइडियोलॉजी। जी, अब ये है वो तय करें। भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी राजनीतिक दल को ना नहीं कहेगी, आप आना चाहते हैं आइए, पर आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। अगर आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, अगर आप परिवारवाद की राजनीति करना चाहते, परिवारवाद की, सुरेंद्र जी आज वैसे आपने शेरो शायरी नहीं सुनाई, आपके नेता का आज जन्मदिन है, आपको बहुत खुश होना चाहिए, पर आपने वाकई में नहीं सुनाई। पर मैं कहना चाहती हूँ, परिवारवाद का मतलब होता है कि एक ही परिवार से लगातार जो है अध्यक्ष बने, उसी परिवार से जो है तो फिर इस परिभाषा में आपके मुताबिक आपकी और आरएलडी की आइडियोलॉजी मिलती ही नहीं, आपने तो क्लियर कर दिया। वो परिवारवाद होता है, आपने तो क्लैरिटी दे दी। आवाज कट कट के आ रही है। आपने तो क्लैरिटी दे दी कि आपकी इस परिभाषा में आरएलडी फिट नहीं बैठती।
नहीं, मैं परिवारवाद की डेफिनेशन क्लियर कर रही हूँ। ये उनके राजनीतिक दल का मसला है ना, ये अखिलेश जी के राजनीतिक दल का मसला है, ये राजभर साहब के राजनीतिक दल का मसला है कि वो एक परिवार से बनाते हैं या अपने परिवार के बाहर भी जाना चाहते हैं। परंतु परिवारवाद वही होता है जब एक परिवार जो है वो डोमिनेट करता है राजनीतिक दल पे। उस परिवार में यानी आपकी विचारधारा ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी के विचार से सहमत नहीं है। में आते हैं तो वो, और ये अच्छा किया जो आपने अरुण राजभर के मुंह पर ये बात कह दी। इनको बड़े मुगालते थे। नहीं मुगालते गए, राजभर साहब जानते हैं अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों भाई अरुण राजभर, ये तो अनिला जी ने तो आपके मुंह पर कह दिया कि आप परिवारवाद वाली पार्टी हैं। अब क्या बचा? ये उनका खुद का मसला है, वो उनकी पार्टी का अलग स्टैंड है। वो अपने पार्टी के स्टैंड के हिसाब से वो किस तरीके से सबको देख रहे हैं, वो उनका बुरा लगा आपको? नहीं देखिए, इसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं है, उनका आइडियोलॉजी ही वही है। हमारी आइडियोलॉजी क्या है? हम गरीब कमजोर की बात कर रहे हैं, हम गरीबों को उत्थान के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं और हमारे नेता उनके लिए रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। यही नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही संघर्ष हो रहा है, हम बिहार में भी संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि तमाम जिलों में हमने कार्यक्रम, इसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात उन्होंने नहीं कही, वैसे है ना, यही कहना चाहते हैं। नहीं देखिए, नहीं ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आइडियोलॉजी, उनके भी दल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से ग्रसित हैं। लेकिन यह बात अलग है कि राजनीति में परिस्थितियां कब किस तरीके से बन जाती हैं और कब किस तरीके से कौन सा आइडियोलॉजी एकजुट हो जाता है, ये न हम तय कर पाएंगे ना आप तय कर पाएंगे। ओके सुनील साजन जी, मैं आपसे समझना, थैंक यू, वेट करिएगा, अगर समय बचा तो आपको बाकी भी देंगे, क्योंकि डायरेक्टली आपसे रिलेटेड था और आपके सामने कहा गया था, तो इसलिए आपका बयान आना बहुत जरूरी था। सुनील साजन जी, अगर आप दिल बड़ा नहीं दिखाएंगे तो फिर इस तरह के प्रस्ताव और जो बीजेपी को हराए हमारे साथ है, आपके बयान ने काफी मतलब विचलित किया कांग्रेस को, और आपका दिल लगता है इस मामले में छोटा है। आपके पास कुछ है नहीं सिवाय इसके कि आप एक बयान जारी करें। दिल बड़ा करना पड़ेगा आपको। नहीं ब्रजेश, जो कि इस वक्त नहीं है आपके पास। समाजवादी पार्टी, वकार साहब आने ही वाला हूं, समाजवादी पार्टी के नेता का दिल बड़ा है, दिल बड़ा है, और ये बात कांग्रेस जानती है। जब 17 में कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में आई तो हमने कांग्रेस को निराश नहीं किया। जब बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ गठबंधन में आई तो हमने बहन जी को निराश नहीं किया। जब राजभर जी और आरएलडी हमारे साथ गठबंधन में आए तो पूछिए अरुण राजभर जी से, ये निराश नहीं हुए। तो मन और दिल और दिमाग सब हमारे नेता। तो क्या आप अपना पहले वाला बयान संशोधित करना चाहते हैं, जिसमें आपने कहा कि और जगह लड़ लें यहाँ, या तो आप अपना बयान संशोधित करें? हम तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी पूरे देश में लड़े और उत्तर प्रदेश में हमारे साथ आए, मिल करके भाजपा को हटाएं। लक्ष्य तो एक है ना, जहां तक बात है सर, ये तो क्लियर करो, तालमेल तो बात आगे कौन बढ़ेगी। किस गठबंधन में आएगा। देखिए ब्रजेश जी, ये एक पार्टी के प्रवक्ता के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि जो जानकारी उसको नहीं है उससे आप पूछ रहे हैं। ये बात ना हम बता सकते हैं ना बात। एक सवाल आपसे और है, आरएलडी को लेकर बीजेपी की प्रवक्ता ना अरुण राजभर जी बता सकते हैं, ना अनिला सिंह जी बता सकते हैं। क्या ये आपको लगता है कि आरएलडी के साथ आपके जो रिश्ते हैं और आपकी जो पार्टनरशिप है उस पर बीजेपी की एक नजर है, वो खतरे में है आपका उनका रिश्ता? देखिए, बीजेपी की नज़र सब पे रहती है। जब बीजेपी जान रही कि हम हार रहे हैं तो कह रहे हमारी आइडियोलॉजी स्वीकार करो और आ जाओ। इनकी आइडियोलॉजी क्या है? बलात्कारी को राष्ट्रवादी कहो, माफी मांगने वाले को वीर कहो, भ्रष्टाचारी को आप राष्ट्रवादी कहो। तो अगर ये आप कह रहे हैं और पिछड़ों का पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीनने वालों को महान कहो, करना चाहते हैं, मैं सुरेंद्र जी से डिबेट कर साथ आ जाओ। थैंक यू। वकार साहब आप कुछ कह रहे थे? यस, गो अहेड। नहीं, मैं वकार साहब के लिए कुछ कहना चाह रहा था, अगर आप 5 सेकंड दे दें। अच्छा ठीक है, 5 सेकंड दिया, बोलिए। वकार साहब के लिए। हाँ। वकार साहब क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, वकार साहब से मैं ये कहूंगा, आप कौम की चिंता न करें, सिर्फ अपनी चिंता करें। कौम के लिए समाजवादी पार्टी और समूचा विपक्ष लगातार लड़ रहा है और हम चाहते हैं आप भी अच्छा मन करिए, जहां है वहां छोड़िए, आप आइए ना हम लोगों के साथ, आपका स्वागत है। क्या? फिर से बोलो सर। अरे हाँ भाई, हम लोगों के साथ आए, हमारे परिवार का हिस्सा रहे हैं, ये दोबारा समाजवादी परिवार का हिस्सा बने, इनका स्वागत है। और ये यही नहीं, फिर तो नेता के साथ बिहार भी जाएं। अच्छा, वकार साहब खुद जवाब देंगे, बोलिए भाई।
तो खुला प्रस्ताव आ गया डिबेट में ही। आप एक सीट मांग रहे हैं तो पार्टी बुला रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, शुक्रिया उनका, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन सच्चाई ये है कि मुझसे अभी ये कहा गया कि आसिम वक़ार साहब आप क्यों परेशान हैं, छोड़िए कौम की चिंता। सर अगर हम कौम की चिंता छोड़ देंगे तो हमारी कौम की चिंता कौन करेगा? अगर यही बात हम आपसे कह दें कि छोड़िए अपनी जाति की चिंता, आसिम वक़ार ओवैसी साहब उसके लिए लड़ेंगे, तो आप मेरी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे आप सर। लड़ते दिखेंगे तो मानेंगे। आप बड़ा दिल कीजिए, आप बड़ा दिल कीजिए, खुले दिल से। जो मैंने कहा है मेरे प्रस्ताव पे आप एक बार गौर कीजिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कीजिए। बिना मुसलमानों को साथ लिए, बिना मुस्लिम लीडरशिप को साथ लिए आपकी लड़ाई व्यर्थ है। देश की लड़ाई, प्रदेश की लड़ाई, कौम की लड़ाई सब लड़ी जाएगी मिल करके। और आप जानते हैं कि यहीं आकर के आप भाजपा को हरा सर सकते ये हैं। बात आप लोग सर सीक्रेट बंद कमरे में करो सर, सब यहीं कर लोगे। नहीं, देखिए फिर मैंने आपसे कह दिया कि मजाक का वक्त नहीं है। सिर्फ 10 महीने बचे हैं चुनाव के। 10 महीने के बाद एरोगेंस, गलत नीति, गलत रणनीति, और कहीं ऐसा ना हो कि इस एरोगेंसी में और इस हंसी मजाक में वक्त निकल जाए और फिर 5 साल तक देश को इंतजार करना पड़े। 5 साल देश को इंतजार ना करना पड़े, इसलिए सीरियस हो जाइए और सीरियस होकर बात कीजिए सर। बेहतरीन रणनीति बनाइए। मैं फिर कह रहा हूं, जिनसे टक्कर है उनकी मानसिकता को समझिए। आसिम वक़ार प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, आसिम वक़ार मुख्यमंत्री बनने भी नहीं जा रहे हैं। आसिम वक़ार को यह भी पता है कि मैं जिस दल में हूं, इस दल में रहते हुए मुझे राज्यसभा और एमएलसी भी नहीं बनाएगा कोई, लेकिन फिर भी मैं लड़ रहा हूं। बीजेपी को हटाना चाहता हूं। यह भी यकीन है कि जब बीजेपी हटेगी, मैं नहीं बन रहा हूं, तो आप ही में से कोई बनेगा। मेरी बात तो सुनिए, मेरी रणनीति तो सुनिए, साथ तो बैठिए एक बार। आप खुद ही बनना नहीं चाह रहे, मैं तो चाह रहा हूं आप कह रहे हैं अब कितना कहें, बीजेपी हटे, मोदी जी चिट्ठी हटे। थोड़ी भेज देंगे। बैठते रहे, कह रहे हैं बात करो हमसे। बताओ भाई सुनील जी इनको कब बुला रहे हो? सर अभी ओपन तो इनविटेशन दो। एक बताओ कब बुलाओगे इनको? एक शेर है सर कि नहीं, एक शेर है सर कि मंजिल मिले या ना मिले, बनाएंगे तो मुकद्दर हम की बात इनके है। पास चले आएंगे। हम कोशिश भी ना करें, हम ये आपके गलत पास बात है। चले आएंगे। आप मन तो बनाइए, 23 की बैठक होने और दीजिए। आप कहिए सर, और आप एक लाइन का सवाल अगर सुझाव पूछूंगा दीजिए मैं, कि जो रास्ता पूछ के माननीय दिखाइए ना। अखिलेश यादव जी दिखा रहे हैं, पूछ के दिखाइए आप वकार बताइए, साहब। उसी रास्ते से तो अरे पूछ बीजेपी के को आप दिखाइए ना। हराओगे। सुनील जी रुक जाइए, हाँ पूछ के दिखाइए, पूछिए ना। देखिए हमारा रास्ता वही है जो विपक्ष का रास्ता है, हमारा मिशन भी वही है जो विपक्ष का मिशन है। हम भी वही चाहते हैं जो विपक्ष चाहता है। आप भी मोदी को हटाना चाहते हैं, हम भी बीजेपी हटाना चाहते हैं, मोदी हटाना चाहते हैं। हम दोनों की लड़ाई एक है, लेकिन अगर आप हमें नजरअंदाज करेंगे, आप हमें छोटा करेंगे, आप हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो लड़ाई में आप पीछे रह जाएंगे। आपको आप हमारे आगे चलिए। धन्यवाद। लेकिन भाई सुरेंद्र राजपूत जी, हाथ पकड़ के चलिए। बीजेपी और अनिल सिंह की बात में इस बात में दम है कि कांग्रेस ने जब अपनी हाई प्रोफाइल भारत यात्रा यूपी से निकाली थी, समाजवादी पार्टी ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। कहते हैं ना, अभी शेर का बड़ा दबाव था, तो हम कहते हैं कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक सर काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। सर आज तो मुशायरा करा देता अगर पहले से पता सुन होता। लीजिए सर, ये इसी तरीके से काफिले बसेंगे, हिंदुस्तान बसेगा और हिंदुस्तान ऐसे ही बनेगा। अभी यात्रा का एक कोना बुलंदशहर से गया था, अभी ईस्ट टू वेस्ट जब यात्रा होगी तो 30 दिन के लिए हम उत्तर प्रदेश से चलेंगे। और यकीन मानिए, जैसे 51 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटें कर्नाटक में राहुल गांधी जी की यात्रा की वजह से हम लोग जीते हैं, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भी हम आपको इसी तरीके का रिजल्ट देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आज विपक्ष को अहंकार छोड़ करके, अपने अहंकारों से छोड़ करके, और ये सीटें आप पंजे पर जीतेंगे सर? बिल्कुल पंजे पर जीतेंगे। तो ये सुनील साजन कहाँ जाएं फिर से वही विधानसभा की बात हो रही थी। आप इधर उधर की बात देखिए, पानी में लाठी मत मारिए। यहां पर हम आपस में तय कर लेंगे, 23 तारीख को अखिलेश जी राहुल गांधी जी तय कर लेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी बात है, आपस में मीडिएशन की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मायावी शासन है, उस पर
कोई साथी माथे पे तीर मारेगा, कोई भुजाओं पे तीर मारेगा, कोई जंघाओं पे तीर मारेगा, और राहुल गांधी जी नाभि पे तीर मारेंगे। और यकीन मानिए मायावी शासन का अंत होगा, भय का, भूख का, भ्रष्टाचार का अंत होगा। एक मैं सिंपल सी बात बता दूं, आसिम भाई को भी बता दूं कि सच बात यह है कि कौम के रहबर बनने की कोशिश जिसने भी की है, किसी भी कौम का, वो कौम की रहबरी नहीं करता, अपनी रहबरी करने की बात करता है। कांग्रेस पार्टी सहित पूरे विपक्ष में सारी कौमें समाई हैं, सर, ये तो बेइज्जती करने की कोशिश नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म कांग्रेस में है। ये बेवजह की बात करने की, कोई एक हिंदू का ठेकेदार बन जाता है, कोई एक मुसलमान का ठेकेदार बन जाता है, और ये दोनों ठेकेदार मैं व्यक्तिगत हमला बिल्कुल नहीं कर रहा हूं आसिम भाई। अच्छे, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, आज की डेट में हमें ये बता दें ये कि तेलंगाना में ये लोग उसके साथी हैं, टीआरएस के या बीआरएस के। 7 सीटें हैं इनके पास, क्यों नहीं बनवा लेते अपना उप मुख्यमंत्री भाई वहां पर? 7 सीटें हैं इनके पास, और पूरे देश में। सच बात यह कि कौम के रहबर बनने की जगह कुछ कौम के ख्याल करें, बात करें। अगला 20 सेकंड नासिम वकार को मैं देता हूं, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आपने व्यक्तिगत बात कही। नहीं, मैंने व्यक्तिगत, मैं फिर से कहता हूं, मैंने कोई बात नहीं। सुन तो लो सर, आप सुन लो ना व्यक्तिगत मैंने, आप लड़ाई मत लगवाइए। मैं क्यों करूंगा सर? तो ये मैंने खुद ही बोलेंगे। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूं की तरह बर्दाश्त कर लेंगे। बात जो करता है वो अपने हित की बात करता है, कौम के नाम पर अपने हित की बात। उनको जवाब देने दो सर। आसिम वकार, अनइंटरप्टेड 20 सेकेंड। सर, मैं तो ये कह रहा हूं, मेरी तमन्ना यह है कि कांग्रेस को हजरत की तरह, सुरेंद्र राजपूत की तरह 5-7 नेता और प्रवक्ता और मिल जाए तो उनका सपना ही चूर चूर हो जाएगा प्रधानमंत्री। हमारी चिंता छोड़ दीजिए वकार साहब, अपनी पार्टी की ये दुआ दे रहा हूं, ये दुआ है मेरी कांग्रेस को। ये दुआ आप अपने पास और खोज के लाइए, इन्हीं के जैसे कि हैदराबाद में एक उप मुख्यमंत्री खाकी नेकर वाले खोज के लाइए, हाफ पैंट वाले। अरे हाफ पैंट देखो, बहुत निचले स्तर पर जाओगे आसिम बकार तो तुम्हारी पैंटें जरूर पता चल जाती हैं, सबको पता है कि क्या कर रहे हो आप लोग। सर सीनियर लोग, नहीं सीनियर लोग नहीं, ब्रजेश भाई थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। नहीं, मैं सर दूसरी बार ऐसी डिबेट ये बदतमीजी नहीं चलने वाली, मतलब सीनियर लोग एक दूसरे पर निजी टिप्पणी करें, बकवास की बात नहीं चलने वाली। नहीं सर, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता सर कि इसमें आपस में सीनियर लोग एक दूसरे पर ऐसे कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।